तो हेलो मेरे प्यारे छात्रों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरे प्यारे छात्रों, तो आज के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मधुबन सर केमिस्ट्री वाला में आपका स्वागत है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि आज क्लास 11 का सेकेंड लेक्चर लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो मेरे प्यारे छात्रों, हमने क्या पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में, लॉज पढ़ा है। जो भी हमारे केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज होते हैं मैंने उसको पढ़ा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो देखिए क्या है कि ये जो भी लॉ हैं, इस पे जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होंगे, वो बहुत अच्छे प्रॉब्लम बनेंगे। कब? जब आपके स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में आएंगे तब। ठीक है। तो थोड़ा सा हम और मोल पढ़ा देते हैं, फिर दोनों को लेकर एक प्रैक्टिस सेशन आपका होगा जिसमें ज़बरदस्त आपके बुक के प्रॉब्लम करेंगे और आपके जो भी प्रीवियस ईयर नीट में जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछे गए उसको हम करेंगे। ठीक है। तो आपका टाइम बिना ज़्यादा लिए हुए हम आगे चलते हैं अपने लेक्चर में। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपको पता है कि हम लॉ तक पढ़ चुके थे, डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी तक। तो हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? मोल एंड मोल कंसेप्ट। ठीक है। तो उसमें बेसिक क्या होता है, सबसे पहले उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए क्या है कि कोई भी मोल पढ़ें चाहे कुछ भी पढ़ें, आपको पता सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा एटम होता है। तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं कि जो भी हमारे एटम्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एटम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको देखते हुए तब हम आगे बढ़ेंगे। एकदम बेसिक से चलना है। क्यों? क्योंकि 11th में जो स्टूडेंट आए हैं, 10th की क्लास हो सकता है कि अच्छे से ना पढ़े हों ड्यू टू कोविड सिचुएशन। तो हम क्या है, हमें हर चीज़ को देख के एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए लेके आगे चलना है। तो हम पढ़ेंगे एटम्स एंड एटॉमिक मासेस। ठीक है। तो सबसे पहले तो एटम्स क्या होते हैं। तो आपको पता है कि एटम्स हमारा क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर होता है। सबसे स्मॉलेस्ट, जैसे ये हमारा बिल्डिंग जो बना हुआ है तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है हमारा? ब्रिक है, ईंट है। तो उसी तरह हमारा जो एटम होता है ना, एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। ठीक है। लेकिन इसको डिफाइन हमको करना है, तो इसे कैसे करेंगे? ठीक है। तो याद रखिए कि एटम इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, फ्रीली, पहले तो फ्री एग्जिस्ट ही नहीं करता, फ्री एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, एलिमेंट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा लेकिन फ्री एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो उसका डेफिनेशन एक बार देख लीजिए। इट इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। इट इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, मतलब किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। एंड कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। मीन्स क्या है, कितना स्मॉलेस्ट है, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। और मैटर का सबसे हमारा स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। अब फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो एग्जिस्ट किस फॉर्म में करता है? हो सकता है मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करे, एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करे। एक मिनट, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा आप लोग का चलिए ठीक है। तो हमारा क्या है कि हमारे मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। अब देखिए, फ्रीली हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लेते हैं कार्बन के एटम, नाइट्रोजन के एटम, ऑक्सीजन के, फ्लोरीन के, आप कभी भी एज ए नाइट्रोजन नहीं देखेंगे N2 के फॉर्म में, एटलीस्ट नाइट्रोजन नहीं हाइड्रोजन ऐसे नहीं देखेंगे, H2 के फॉर्म में देखेंगे। ठीक है। अगर जो सॉलिड फॉर्म में है, कोई ऐसा एटम है जो सॉलिड फॉर्म में है, तो वो कई एटम जो होंगे मिले होंगे, वो एक एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जैसे हमारा सोडियम का, हमारा पीस ऑफ सोडियम, तो हमारा क्या एलिमेंटल फॉर्म में है। ठीक है। किसके फॉर्म में है? एलिमेंटल फॉर्म में। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस बात को कि जो भी हमारा एटम होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। कभी कभी लिखा होता है कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। तो रिएक्शन में तो हैं लेकिन सेल्फ एग्जिस्टेंस उनका नहीं है, उनका सेल्फ एग्जिस्टेंस नहीं है। अब हमारा एटॉमिक मास,
एटॉमिक मास क्या है। तो सबसे पहले चीज़ क्या है, एटम इतना स्मॉल है, इतना हमारा स्मॉल मास है। तो स्मॉल अगर एटम सबसे मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है तो उसका मास भी बहुत कम होगा, मास भी बहुत कम होगा। तो याद रखिए कि इनिशियली अभी क्या है कि एटम बहुत पहले जब डिस्कवरी हो चुकी है, तो डिस्कवरी होते समय उस समय हमारे पास यूनिट नहीं थे कि हमारा 1 kg का है, 10⁻⁻ इतने kg का है, तो कोई यूनिट नहीं था। तो उस समय क्या होता था, उस समय क्या होता था, तो ज़रा सोचो मेरे प्यारे छात्रों, आप कभी गांव में या अपने आसपास कभी देखे होंगे कि जब जो तौलने की मान लो कोई तराजू होता है तो क्या करते हैं कि तराजू में आप पुराने टाइम में देखें या अभी गांव में जाएं तो कहीं कहीं ऐसा यूज़ होता है कि क्या करते हैं कि कोई ईंट का बाट बना लेते हैं, बाट, और उसी ईंट के बाट से तौलते हैं। ठीक है, ईंट के बाट से तौलते हैं। अगर उनके पास बाट नहीं है तो मतलब कि वेट मेजरमेंट जो 1 kg 2 kg का होता है लोहे का, अगर वो नहीं है तो किसी ईंट को लेकर मेजर करते हैं। तो सबसे पहले ऐसा क्या था कि 1 kg 1 ग्राम ये सब कोई यूनिट था ही नहीं। तो उस समय क्या हुआ करता था, उस समय क्या होता था कि वो किसी एक स्टैंडर्ड पैमाना मान लेते थे। जैसे सपोज दैट कि हमने क्या किया कि 2 ईंट लिया, उसको एक ईंट लिया, उसको बना लिया। अब एक ईंट पता कितने kg का मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर हमारा वेट मेजर करना है तो हमको एक साइड रख दिया और एक साइड कर दिया ईंट को रखना शुरू कर दिया। तो मान लीजिए 50 ईंट आ गए, तो हमें क्या क्या कहेंगे वो कि हमारा जो वेट है, आपके मधुबन सर का जो वेट है 50 ईंट के बराबर है। ठीक है, अगर किसी और का वेट है तो 25 ईंट के बराबर है, 65 ईंट के बराबर है। तो हमारा ईंट क्या होता था, मेजरमेंट हो गया मान लीजिए। इस टाइप से क्या है कि हमारे पास मान लीजिए कि कोई भी ऐसा है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये हमारा सिलेंडर है, हमको कुछ नहीं पता है कितने kg का है या कितने ग्राम का, ठीक है, लेकिन सपोज दैट ये आपका सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, लेकिन तराजू पे आपका वेट मेजर करना है मान लीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं और यहाँ पे तराजू पे क्या करने लगे, इस सिलेंडर को रखने लगे। तो हमने देखा कि इस 15 सिलेंडर आ गए, 15 सिलेंडर आ गए और आपके वेट, तब जाकर आपका वेट क्या हो गया, बराबर हो गया। तो उस समय हम क्या कहेंगे कि जो आपके मधुबन सर का मास है, जो वेट है, वो किसके बराबर है, 15 सिलेंडर के बराबर है। क्यों, क्योंकि उस समय मेरे पास कोई मेजरमेंट नहीं हुआ करता था। जब मेजरमेंट नहीं हुआ करता था तो हम क्या लेते थे, तो हम कोई एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट ले लेते थे, उसी से सबका मेजर करते थे। ठीक है, तो वही सेम यहाँ है। एटम की डिस्कवरी बहुत पहले हुई है, तो उस समय हमारे पास कोई ऐसा मेजरमेंट अगर नहीं था तो उतना तो हम क्या करते थे, तो उस समय क्या किए थे, एक स्टैंडर्ड मान लिया था। स्टैंडर्ड किसका माना था, हाइड्रोजन का, कहीं कहीं ऑक्सीजन का आप देखेंगे। तो वही बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि 1/12 ऑफ कार्बन एटम क्या लिखा होता है डेफिनेशन में एटॉमिक मास की। तो वो चीज़ आपको हम डिस्कस करेंगे, एक चीज़ से वो आता है। ठीक है, तो आप पहले डेफिनेशन देख लीजिए, डेफिनेशन क्या होता है। तो कि आप देखते हैं, सबसे पहले चीज़, आपको कोई भी डेफिनेशन रटना नहीं है, आपको कोई भी डेफिनेशन रटना नहीं है। तो सबसे पहले तो इसका 1 मिनट के लिए इसका अगर हम कहें किसी का एटॉमिक मास क्या है, किसी का एटॉमिक मास, तो आप देखते होंगे ऐसा लिखा होता है, एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट का एक एटम का मास डिवाइडेड बाई 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। ये आपने देखा है भाई, यही तो देखा है। तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है सर, सीधे कह दीजिए ना, मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास, इसमें क्या दिक्कत है। बहुत सारे जगह डेफिनेशन भी यही लिखा होता है कि मास ऑफ 1 एटम इक्वल टू एटॉमिक मास, लेकिन सर ये नीचे 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम क्यों आता है, इसका क्या मतलब है। तो देखो छात्रों, सबसे पहले क्या है कि इसी को मान लो तुम्हारा एक सिलेंडर है, मान लो एक तुम्हारा एक सिलेंडर है, ठीक है, एक मेरा क्या है, सिलेंडर है, ठीक है, इसी चीज़ को तुम सिलेंडर मान लो। ठीक है, तो पहले वही कहा गया कि मास ऑफ एन एटम इक्वल टू सिलेंडर का मास इनटू कोई नंबर, कोई नंबर। तो नंबर मान लो ये हमारा कोई नंबर है, नंबर मतलब कह सकते हैं कि जो मास ऑफ एन एटम था सिलेंडर के मास के 5 गुना है। 5 गुने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 5 नंबर है, 6 गुना है सिलेंडर से, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। तो मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा एटम का मास है, इस सिलेंडर के मास से कितने टाइम है, ये नंबर आ गया, समझना बात को, नंबर आ गया। तो वही सिलेंडर का मास क्या है, ये 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम है। तो जरा देखो इस एटॉमिक मास, इसको यहाँ लेकर आओगे तो क्या होगा, मास ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। अभी वही बात सही है, क्यों, क्योंकि देखो मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक मास। जब इसको इधर लेकर आओगे तो क्या होगा, इस स्टैंडर्ड वैल्यू इनटू एटॉमिक मास होगा।
तो एटॉमिक मास क्या होगा जरा बताओ, इससे इसको कंपेरिजन करोगे तो क्या होगा, देखो मास ऑफ एन एटम ये हो गया, इसको यहाँ कर लिया तो सिलेंडर यहाँ पे आ गया, ये हमारा सिलेंडर है, तो जो सिलेंडर से मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो क्या एटॉमिक मास है, और यहाँ पे जो सिलेंडर से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है क्या हो रहा है, एटॉमिक मास है। तो मतलब एटॉमिक मास क्या हो गया, एक टाइप से नंबर हो गया, एक टाइप से क्या हो गया, नंबर हो गया। तो यही आपके एग्जाम में पूछे, आपके बुक में लिखा होता है कि एटॉमिक मास इज अ नंबर विच इंडिकेट्स दैट हाउ मेनी times mass of this atom is heavier in comparison of mass of 1/12 of mass of one carbon atom। मतलब क्या हुआ कि एटॉमिक मास ये इंडिकेट करता है, एटॉमिक मास ये इंडिकेट करता है कि कोई भी एटम का मास जो है कितना गुना है, किससे, C12 एटम 1/12 ऑफ C12 एटम से के कंपेरिजन में। अब देखो यहाँ से मास ऑफ वन एटम क्या करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो एटॉमिक मास क्या हुआ कि इसके कंपेरिजन में कितना गुना है, जैसे हमने कहा इसके कंपेरिजन में कितना गुना है, 4 गुना है, तो 4 हो गया एटॉमिक मास उसका। हम कहेंगे 10 गुना है तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो एटॉमिक मास का मतलब हो गया कि हमारा 1/12 ऑफ C12 एटम का जो मास है ना उससे कितना गुना, कितना हैवियर है हमारे एटम का मास। समझ में आ गया। तो एटॉमिक मास इट इज डिफाइंड एज अ नंबर विच इंडिकेट्स दैट मास ऑफ एन एटम इज हाउ मेनी टाइम्स हैवियर देन मास ऑफ 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, इट इज डिफाइंड एज नंबर which indicates that how many times mass of an atom is heavier in comparison to mass of 1/12 into mass of 1 C12 एटम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको यही कहना है कि यहाँ से अगर कहा जाए तो कह सकते हैं कि वहाँ से अगर मास ऑफ एन एटम जो होगा, आपका मास ऑफ एन एटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इस साइड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास इनटू इसको, अब इसको यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम, या कहीं कहीं आइसोटोप लिखा होगा, तो ये आपका क्या हो गया, मास ऑफ 1 एटम हो गया। तो मास ऑफ 1 एटम क्या होता है कि जो हमारा कार्बन का C12 एटम है उसके 1/12 अगर लिया जाए तो उसके कंपेरिजन में कितने गुना है, कितने टाइम्स है। ठीक है, तो कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि यही सबसे बड़ी चीज़ होता है कन्फ्यूजन लाने का, लेकिन हमको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आप किसके स्टूडेंट हो, आप अपने मधुवन सर के स्टूडेंट हो। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्रों, तो इसको नोट करो और ध्यान दीजिए, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी ये आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रही है। जब भी आपके सब्सक्राइबर 1000 हो जाएंगे तो आपको पूरी क्लास जो होगी लाइव मिलेगी। जब लाइव होगी तो आपसे चैट सेक्शन में सीधे हम क्या करेंगे, चैट बॉक्स में आपसे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और तब मज़ा आएगा, जो भी डाउट होगा ऑन द स्पॉट पूछना और तुरंत बताया जाएगा। ठीक है, इसके बावजूद रिकॉर्डेड लेक्चर होने के बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा तो उसके में हम आपका पूरे जितने डाउट हैं सब क्या कर देंगे, क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्रों नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। जहाँ डाउट हो तो ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि डाउट पूछेंगे तभी ये पता चलेगा कि हाँ आपको मतलब कोई भी कितना आप पढ़ रहे हो ये तो पता चलेगा कम से कम। अगर कोई डाउट होता है तो तुरंत पूछा कीजिए।
तो वीडियो को पॉज करके, अगर जिन्होंने नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोगों को शो हो रहा है। तो अब तक एटॉमिक मास हो गया। जैसे हम अगर एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ देख लेते हैं कि अगर हम कभी कभी इसका यूनिट क्या होता है, एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है, तो एएमयू होता है। ठीक है, तो याद रखिए कि जो इसका यूनिट होगा इसे एएमयू लिखेंगे और यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यू को हम क्या कहते हैं, यूनिफाइड मास कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिफाइड मास कहते हैं। ठीक है, और एएमयू को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो हमारा एएमयू होता है या एटॉमिक मास यूनिट होता है। जैसे अगर हम बात करें कार्बन का या आप नाइट्रोजन का ले लीजिए, तो नाइट्रोजन का क्या होता है, तो नाइट्रोजन का आपने पढ़ा है कि एटॉमिक मास क्या होता है, जैसे कि 14 एएमयू लिखते हैं, 14 एएमयू लिखते हैं और 14 यू लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह हम ऑक्सीजन का कितना लिखते हैं, 16 एएमयू लिखते हैं और 16 यू लिखते हैं। ठीक है, तो इस हमारा क्या एटॉमिक मास है, क्या है, एटॉमिक मास है। इसका मतलब क्या दिखाता है कि अगर हमारा नाइट्रोजन का 14 एएमयू है तो ये बता रहा है कि हमारा जो नाइट्रोजन है वो C12 एटम के 1 मास डिवाइड बाई 12 के कितने गुना भारी है, 14 टाइम्स है। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ से कह सकते हैं, अभी आपने क्या कहा कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू क्या होगा, 14 इंटू एएमयू। और 14 क्या देखा था, कितने टाइम्स थे, एटॉमिक मास हो गया 14। एएमयू क्या हो गया, जो कार्बन का मास जो होगा। अब देखो ध्यान समझना, हमें कहें कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 14 इंटू, ये 14 टाइम्स है, हमने क्या किया, एक एएमयू लिख सकते हैं, एक एएमयू लिख सकते हैं। और इसी को तो लिख सकते हैं 14 इंटू, अब 1 एएमयू को क्या लिखते हो जरा बताओ, 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12। अब इसको ये कर लिया मैंने, तो ज़रा देखो इसको कंपैरिजन करोगे तो 1 एएमयू की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं यहाँ से आप कह सकते हैं कि 1 एएमयू जो होगी सर, 1 एएमयू जो होगा वो क्या होगा, 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम हो जाएगा, मास ऑफ 1C12 एटम हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा ये 1/12 और मास ऑफ 1C12 एटम क्या होता है, 1.99 इंटू 10⁻26 kg होता है। ठीक, क्या होता है, kg होता है। तो इसको ज़रा कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻24 एक ग्राम में आ जाएगा। क्योंकि इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 10⁻³ हो जाएगा और 1 यहाँ ले लेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 से डिवाइड करेंगे 12 से 1.66 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1.99 इंटू 10⁻26 kg। ये आगे डिस्कस करेंगे कैसे हुआ। तो ये आपका क्या हुआ, इतने ग्राम हो गया। मतलब क्या हुआ, कह सकते हैं कि 1 एएमयू इक्वल टू हो गया सर 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम हो गया। ठीक है, ये चीज़ें भी याद रखिएगा, आगे इसका यूज होगा। कि अब देखिए हमने क्या बताया कि बिल्कुल भी ये चीज़ें आपको डायरेक्टली बुक में दी होंगी, लेकिन ये कैसे है ये आपको हम बता रहे हैं। तो याद रखिए मास ऑफ 1 एटम इक्वल टू 14 इंटू 1 एएमयू, और 14 इंटू ए भी तो होता है, तो 1 एएमयू किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 एएमयू इक्वल टू इतना। तो मास ऑफ 1C12 एटम क्या होता है, ये जब आप मोल पढ़ाएंगे तो बता देंगे कि एक एटम का मास कितना होता है कार्बन के। ठीक है, तो 1/12 1.992 होता है, बस 99 लिख सकते हैं, कोई 10⁻26 है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1.99 10⁻26 kg और इतना होता है। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 एएमयू की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 एएमयू मतलब इतना ग्राम होता है, इसको मेमोराइज रखिएगा। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए क्या है, हमारा एटॉमिक मास है, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा आइसोटोप भी होते हैं, आइसोटोप भी आते हैं। ये आइसोटोप क्या होते हैं और एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, एवरेज एटॉमिक मास से आपके एग्जामिनेशन में भी, नीट में भी, जेईई मेंस में भी क्वेश्चन, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और कई बार पूछे जाते हैं। अगर आपको मैथमेटिकल बस कैलकुलेशन अच्छा है तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एवरेज कब निकालते हैं आप? एवरेज किसका निकालते हैं? जब आपका कई डाटा हो, किसी भी मेजरमेंट का कई डाटा होता है तो उसका क्या निकालते हैं आप? एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ कि इसके कई एटॉमिक मास होंगे, और कई एटॉमिक मास होंगे तो हम कंफ्यूज हैं कि कौन सा एटॉमिक मास लें, तो इससे बढ़िया एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, तो इसलिए कभी भी किसी चीज़ का एवरेज तब निकाला जाता है तो कम से कम एक से अधिक उसके मेजरमेंट एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास का मतलब हुआ कि जब आपका कोई भी एटम होता है ना, तो एटम क्या होता है कि मान लो कि कहते हैं कि 1H हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3, ठीक है। तो जरा देखिए कि 1H1, 1H2, 1H3 तो होते हैं, लेकिन हम 1H1 ही क्यों लेते हैं? सर हमेशा हर जगह हम मास लेते हैं 1 ही लेते हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए क्या है, कभी कभी आइसोटोपिक कंपोजिशन ज़्यादा होता है तो उसको भी लेते हैं, ऐसा कि मैं बता रहा हूँ कैसे। कि जैसे क्या है कि यहाँ पे हमने हमारे इंडिया में चाहे अपने जगह हमने हाइड्रोजन निकाला, हमने देखा कि 100 हाइड्रोजन निकाल लें तो 98 हाइड्रोजन का मास हमारा क्या है? केवल 1 है, ठीक है। 98 हाइड्रोजन का मास क्या है? केवल 1 है। तो मास केवल 1 होने की वजह से क्या, हम उसको मैक्सिमम परसेंटेज किसका है? 1H1 का है, इसीलिए हम क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि 85% 1H1 हो, 10% 1H2 हो और आपका 5% 1H3 हो, तो क्या करेंगे? उस समय हम एवरेज लेते हैं, ठीक है। अब देखो सर कहो एवरेज तो सर 1 + 2 + 3/3 हो जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि तीनों का परसेंटेज सेम नहीं है। 1 का परसेंटेज ज़्यादा है, 2 का परसेंटेज कम है, 3 का बिल्कुल भी कम है, चाहे 3 का ज़्यादा है 2 का कम है, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, जो भी उनका परसेंटेज कंपोजिशन है उससे मल्टीप्लाई करके उसका एवरेज निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई भी एटम हो, कोई एलिमेंट हो जिसका उसका एवरेज उसका एटॉमिक मासेज जो है M1, M2 और M3 दिए हुए हैं, ठीक है। लेट देयर इज एन एटम हैविंग आइसोटोपिक मासेस। आइसोटोप क्या होते हैं कि जिसके एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, बट उसके मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, तो वही उसके आइसोटोपिक मासेस क्या होंगे? अदर होंगे। हैविंग आइसोटोपिक मासेस M1, M2 एंड M3, ठीक है। एंड देयर परसेंटेज कंपोजिशंस आर X1, X2 एंड X3 रिस्पेक्टिवली, कि जो उसके परसेंटेज कंपोजिशन है, कितना परसेंट एग्जिस्ट कर रहा है, वो क्या है? X1, X2 और X3 परसेंटेज है, ठीक है। तो जरा देखिए, कह सकते हैं कि जो मासेस हैं, कौन से मासेस? आइसोटोपिक मासेस, और यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन जो है ये हमारा क्या है? M1, M2 और यहाँ पे क्या है? M3। इससे रिलेटेड हमारा X1 है और हमारा क्या है? X2 है और ये मेरा क्या है? X3। ये 3 चीज़ आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या निकल पता चला मेरे प्यारे छात्रों को? क्या पता है? उसके मासेस पता है और उसके परसेंटेज कंपोजिशन पता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, याद रखिएगा, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू होता है आपका M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 डिवाइडेड बाई X1 प्लस X2 प्लस X3। ये आपका होता है एवरेज एटॉमिक मास होता है, ठीक है। आप सिंपल क्या करेंगे कि M1, M2 और M3 दिया होगा, ठीक है। X1, X2, X3 दिया होगा, ठीक है। इसमें वैल्यू को पुट करेंगे और इजीली आपका आंसर आ जाएगा। कभी कभी कैसा होता है केवल 2 ही आइसोटोपिक कंपोजिशन दिए हैं, कभी कभी 4 दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, M4 X4 और नीचे X4 से डिवाइड कर देंगे ऐड करके, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। जब आपका एवरेज एटॉमिक मास से क्वेश्चन आए तो बस ये फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ए दिया है, अब याद रखिएगा, आपको ये बात पता है परसेंटेज कंपोजिशन है तो X1 प्लस X2 प्लस X3 एक कितना होना चाहिए? 100 के इक्वल होना चाहिए। तो याद रखिएगा, कभी कभी आपको X1 दिया होता है, X2 दिया होता है, तो
x3 नहीं दिया होता तो पहले पता है कि x3 क्या करेंगे, 100 में से इन दोनों को उधर करके क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है, कि x1 x2 x3 कई कई फ्रैक्शन में भी दिया होता है कि 0.94 फ्रैक्शन है m1 का। तो फ्रैक्शन आपको मैंने बताया ही है कि फ्रैक्शन क्या होता है, 1 के बेसिस पे होता है, लेकिन परसेंटेज क्या होता है, हमेशा 100 के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे छात्रों, एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन अगर कोई भी आएगा आप तो ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ज़रा इसको एक हम एग्जाम्पल कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है। किसका, हाइड्रोजन का ही ले लीजिए। मान लीजिए कि 1H1 अगर मान लो हमारा है कितना, मान लो कि है 90% है मान लो, ठीक है। 1H2 हमारा क्या है, मान लो कि 6% है, और 1H3 हमारा क्या है, ये हमारा 4% है। क्यों, क्योंकि 90 और 60, 96 400 हो गए। तो इस केस में ज़रा बताना हमसे एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा मेरे प्यारे छात्रों। तो क्या होगा, आपको पता है कि अभी को आपने पढ़ा M1x1 प्लस M2x2 प्लस हमारा क्या होता है M3x3 डिवाइडेड बाई क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3। तो सर ने बताया इसमें वैल्यू सीधे पुट करना है। तो इसका मास क्या है, 1 है, तो कर सकते हैं 1 × 90, ठीक है, प्लस क्या कर सकते हैं 2 × 6, ठीक है, और प्लस क्या कर सकते हैं 3 × 4, 3 × 4, और नीचे जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, 100 के बराबर होगा। तो इसको जब ऐड करेंगे तो याद रखना 90 ये हो गया, 6 दूना 12 और 4 3 12, 12 और 12 24 और 90, 24 और 90 114। तो हमारा 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.14 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास हो गया, ठीक है। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके आते हैं तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको IIT एडवांस में भी 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख लीजिएगा उसको जाके, और आपके क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। अभी आपको एक क्वेश्चन हम कराते हैं इस पर जो प्रीवियस ईयर आपको पूछे गए हैं। तो देखते हैं कोई क्वेश्चन अगर है ऐसा तो बताते हैं आपको, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। तो इसको नोट कीजिए, कोई एक क्वेश्चन आपको करा लेते हैं इस पर। अच्छा, तो हम साइड हट जाएं, नोट कीजिए, नोट कीजिए। तो आपका फर्स्ट चैप्टर से है एवरेज एटॉमिक मास से पे कोई क्वेश्चन देखते हैं। आपको अभी क्वेश्चन कराते हैं, नीट 2007 का क्वेश्चन है, तो इसे रफ करें, ठीक है। ठीक है, तो आप देखो नीट 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है कि बोल रहा है कि मेरे पास एक एलिमेंट है, इन एलिमेंट X हैज फॉलोइंग आइसोटोपिक कंपोजिशन। अब देखो कंपोजिशन क्या है आपका, X पे अगर 200 दिया हुआ है तो आपका दिया हुआ है 90%, वहीं दिया है X पे आपका 199, तो ये आपका दिया हुआ है 8%, वहीं आपको दिया है X में 202, तो ये आपका दिया है 2%। ऐसे चीज़ें आपको दी, इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। तो इसके एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, तो देखिए ये 200 हमारा क्या है 2 है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अभी को आपने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्या है ज़रा बताओ। तो मेरे प्यारे छात्रों, M1 M2 और M3 ये तीनों लिखो। हमारा कितना है, इसका 200 है, और इसका क्या है 199 है, और उसका क्या है 202 है, ठीक है। और इसका X1 हमारा क्या है, X1 हमारा 90% है, X2 हमारा क्या है, ये हमारा देखो 8% दिया हुआ है, और X3 हमारा क्या है, ये हमारा क्या है 2% है,
ठीक है, ये चीज़ हमको दिया हुआ है। तो अब देखो, अभी को हमने बताया कि एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है, m1x1 प्लस m2x2 प्लस हमारा क्या होता है m3x3 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना मेरे प्यारे छात्रों, सिंपल 200 से 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 200 इंटू 90 हो जाएगा। ठीक है, प्लस आपको 8 से 199 में 199 इंटू 8 हो जाएगा, प्लस हमारा क्या होगा 2 इंटू 202, तो 202 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तीनों का ऐड करके। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 19 टू 2 80, ये 0 0 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, 8 9 72, 8 9 72 और 7 हमारा कितना हो जाएगा 9 7 और ये हो जाएगा 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 404 हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 72 को 2 7 हो जाएगा, 8 9 72 और 7 79 को 9 7 8 8 इंटू 8 और 7 15, तो हम ऐड कर लेंगे तो क्या होगा 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा और ये हमारा 1 हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या 100 है, तो क्या कह सकते हैं कि 1999 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 199.96। उसमें अप्रॉक्सीमेटली आंसर देना था और 200 के आसपास था। ठीक है, 200 के आसपास था, तो आपका ऑप्शन क्या था 200 एवरेज एटॉमिक मास। तो ये आपका क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि जो आपका नीट 2007 का क्वेश्चन है, नीट 2007 के पेपर में नहीं उठाइएगा और मोल कंसेप्ट उठाइएगा, उसमें देखिएगा ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। तो सिंपल सा आप इसको अलग अलग कर लेंगे और सिंपल अपने फार्मूले पर रखेंगे और एग्जैक्टली क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, AMU होगा, वहाँ यूनिट लिख लीजिएगा, ये हमारा क्या होगा AMU होगा, क्योंकि ये सब AMU में दिए हैं तो AMU में मास होगा। ठीक है, ओके, तो नोट कीजिए जल्दी। और भी कोई क्वेश्चन है तो उसको भी देख लेते हैं। बोरॉन का दिया हुआ है 2000, एक बार और नीट में पेपर में पूछा गया था 1990 में। बोरान हैज 2 स्टेबल आइसोटोप 10B एंड 11B, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास बोरान इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, इसको रफ करते हैं, इसको पॉज करके वीडियो लिख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको अगर ऑफलाइन क्लास में होता तो रुकना पड़ता है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो दिया हुआ आपका, ये दिया हुआ कि बोरान का, डायरेक्टली लिख देते हैं आपको। तो दिया क्या क्या हुआ है आपको लिख लीजिए। आपका दिया है बोरान का 10 इक्वल टू 90% और बोरान का 11 इक्वल टू, सॉरी ये हमारा क्या है 19% और ये हमारा 81%, ये दिया हुआ आपका। ठीक है, इसको करना है तो कुछ नहीं, इसमें M1 हमारा कितना दिया है 10, M2 हमारा कितना दिया है 81 और X1 कितना दिया है 19 और X2 कितना दिया है 81, सॉरी ये हमारा 11 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा 81 है, क्योंकि इसका जो मास है M1 है और इसका मास M2 है, इसका परसेंटेज 19% और इसका 81%, तो इसका एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू क्या हो जाएगा M1x1 प्लस M2x2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस हमारा क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा। ठीक है, तो M1 हमारा देखिए क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है इंटू 19 दिया हुआ है, प्लस हमारा ये क्या दिया 11 इंटू 81 दिया हुआ है। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ज़रा जोड़ लीजिए, ये हमारा 190 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा 11 88 1 89। ठीक है, इक्वल टू डिवाइड बाई 100, तो हमारा ऐड कर लेंगे तो 1 हो जाएगा और 9 18 को 8 1 हो जाएगा, 8 1 9 और 1 10 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100, तो हमारा क्या हो जाएगा 10.8 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, AMU ये हमारा क्या है एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, 10.8 आंसर था, तो आपका ये हो गया। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन आपके भी नीट का प्रॉब्लम है, तो आपके नीट के क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, हम जो भी क्लासेस करेंगे उसके साथ साथ
नीट के भी क्वेश्चन करते चलेंगे, ठीक है। अगर जिनको ऐसा लगता है कि नीट का पढ़ने जो अभी तो हम स्कूल का दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो कोई बात नहीं, आप इसको, ये क्या है कि आपके स्कूल में भी ऐसे एग्जाम आएंगे। हमने ऑब्जेक्टिव तो करा नहीं रहे, हम तो क्वेश्चन लिए और सब्जेक्टिव बना कर करा रहे हैं, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, याद रखिएगा, अपने एनसीईआरटी में, आपको एनसीईआरटी में जब पीछे जाएंगे, पीछे आपके एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन इसके दिए होंगे, तो उसको जरूर कर लेंगे, ठीक है। और जो भी क्लास के समय बताते जाएं आपको एक्सरसाइज, उसी से रिलेटेड करते चलिए, ठीक है, ताकि वो चीज़ करते चलेंगे तो आपके लिए जब चैप्टर फिनिश होगा तो ऐसा लगेगा कि पूरी चैप्टर की एक्सरसाइज मैंने क्लास के साथ ही साथ कर ली है, ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल भी ध्यान रखेंगे। तो नोट कीजिए, फिर आगे चलें।